हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और सेकेंड मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि मेरे पास है ये हिंदी का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार कोड देख लो, क्या है कोड है 2P1। यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये सीरियल नंबर देख लो। यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख लोगे। उसके बाद ये नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फर्स्ट पॉइंट में, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित 15 पृष्ठ हैं। अपन को चेक कर लेना है कि टोटल 15 पेज है या नहीं है। सबसे पहला काम ये चेक करना है। पॉइंट नंबर 2, प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड, ये रहा प्रश्न पत्र कोड, विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज पे आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न है। टोटल कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठ 15 थे। और यहाँ ये भी चेक करना है कि टोटल 15 क्वेश्चन है या नहीं है, ये भी चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना चेक नहीं होगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। मतलब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो, 15 मिनट आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि 10:15 से 10:30 तक का जो टाइम होगा, परीक्षार्थी केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है। इस टाइम में आपको उत्तर पुस्तिका में कोई भी आंसर नहीं लिखना है। आई बात समझ में? अब बात आती है टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम आपको मिलने वाला है पूरे 3 घंटे, 3 आवर्स मिलेगा। कितने मार्क्स का होगा? तो 80 मार्क्स का होगा, है ना, 80 मार्क्स का। और आज मैं आपको 80 में से 80 पूरा कराने वाला हूं। 80 में से 80 पूरा कराने वाला हूं। चलो एक बार फटाफट इसके सामान्य निर्देश देख लेते हैं हम। देखना बच्चा, निर्देश क्या बोला है। पॉइंट नंबर 1 में, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य। टोटल कितने क्वेश्चन है? 15 है, और सारे के सारे करना आपको कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, टोटल 4 सेक्शन है, क ख ग घ, ये सेक्शन हो गए। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, खंड क में कुल 2 प्रश्न है। खंड क में कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10 है। नंबर 4 बोल रहा है, खंड ख में कुल 4 प्रश्न है, खंड ख में, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 है। आगे देखो क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 5, खंड ग में कुल 5 प्रश्न है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 21 है। मतलब टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। खंड घ में कुल 4 प्रश्न है, खंड घ में। पॉइंट नंबर 7, प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। मतलब ओवरऑल कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यद्यपि का मतलब होता है जबकि कुछ खंडों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मतलब कुछ खंड ऐसे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पॉइंट नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 है। और क्या बोल रहा है सुनो, यथासंभव सभी खंडों के उत्तर क्रमशः लिखिए। इसके कहने का मतलब है कि आपने अगर फर्स्ट वाले का आंसर लिखा, फिर सेकंड वाले का लिखा, और फिर 5 वाले का लिख दिया, तो ऐसा करने की गलती मत करना। पूरी कोशिश करना, आप यथासंभव का मतलब है पूरी की पूरी कोशिश करना कि सीरियल वाइज, मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना। ओके, चलो करते हैं अब सेक्शन क। तो बच्चे खंड क शुरू होता है यहां से, क्या है? अपठित बोध। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए। सबसे पहला काम क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला काम है, इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। ध्यान से सुनो, मैं रीड करता हूं, अच्छे से सुनना आप। ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में से होकर
भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अतः यह मानसूनी हवाओं का देश है। सागरों से उठी हुई पवनें उत्तर की ओर से बढ़कर हिमालय की चोटी से टकरा कर लगभग सारे देश में वर्षा करती है। मेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से विविध मौसमों का पुंज है। एक ओर तो हिमालय की अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और वहां खूब सर्दी पड़ती है, तो दूसरी ओर भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास आदि प्रदेशों में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहां लोग शीत ऋतु में भी बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। मेरे देश में एक और चेरापूंजी में संसार भर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दूसरी ओर राजस्थान का बहुत सा भाग सूखा होने के कारण मरुस्थल बना हुआ है। प्रकृति ने इस देश में गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि अनेक बड़ी बड़ी नदियों को बहाकर उससे श्यामला बनाया है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और इसे अब हमें क्या करना है, पूरा पढ़कर, आपने पढ़ लिया और पढ़कर अब क्या करना है, इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण मतलब असर्शन और रीजनिंग वाला को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन क्या है, भारत में चेरापूंजी संसार भर में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। बिल्कुल ट्रू है, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है ना ये। कारण क्या है इसका, मानसूनी हवाएं हिमालय की चोटियों से टकराकर पूरे देश में वर्षा करती हैं, ये भी ट्रू है। मतलब अपना कथन भी ट्रू और कारण भी ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। ऑप्शन कौन सा होगा, कथन ए गलत, ये तो नहीं होगा। कथन ए और कारण दोनों गलत, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला भी नहीं, सेकंड वाला भी नहीं, है ना। थर्ड क्या बोल रहा है, कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है आर कथन की अच्छे से व्याख्या भी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 वाला ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के मौसम और भौगोलिक विविधताओं के संदर्भ में कथन सही चुने। ये 4 है, चारों में से कौन सा सही है, एक बार पढ़ लेते हैं। मद्रास में भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण अधिक गर्मी पड़ती है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल क्या है, सही है ये बात तो। सेकंड क्या है, राजस्थान में सूखे के कारण मरुस्थल बना हुआ है, ये वाला भी सही है। हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, ये बात भी सही है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब मैचिंग वाला है। भारत के दक्षिण में, तो पहला इसका हो जाएगा हिमालय, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। राजस्थान के क्या है, सबसे अधिक वर्षा नहीं, मरुस्थल है, तो सेकंड का क्या हो गया, सेकंड हो गया। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा, थर्ड का क्या हो गया, 3 हो गया। कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड नहीं, ये गलत है। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड नहीं, फर्स्ट का सेकंड नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत को किसका देश कहा गया है और क्यों। भारत को किसका देश कहा गया है और क्यों, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। चलो एक बार पैराग्राफ दिखाता हूं और बताता हूं कि इसका आंसर आपको कैसे करना है। क्वेश्चन क्या था, भारत को किसका देश कहा गया है और क्यों, तो इसका आंसर देखो, भारत के दक्षिण में से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अतः इसे मानसूनी हवाओं का देश कहा गया है। ओके, तो यहां तक हो जाएगा अपने
फर्स्ट का आंसर। पर इसे लिखना कैसे है? लिखने के तरीके से ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर सेम का सेम आपने यहाँ छाप दिया तो पूरे नंबर आपको यहाँ नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना भारत को मानसूनी हवाओं का देश कहा गया है क्योंकि भारत के दक्षिण में से होकर। आई बात समझ में? भारत को मानसूनी हवाओं का देश कहा गया है क्योंकि भारत के दक्षिण भाग में से होकर एक भूमध्य रेखा गुजरती है और ये पूरी लाइन लिखना है। तो पूरे के पूरे 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके? कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे लिखना है, पूरा का पूरा छाप नहीं देना है। नंबर 5 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत विविध मौसमों का पुंज है, कैसे बताओ? देखो तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा मेरा देश। तो मेरा देश आप मत लिखना, भारत लिखना। यहाँ भारत, भारत प्राकृतिक दृष्टि से विविध मौसमों का पुंज है क्योंकि हिमालय की अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और वहां खूब सर्दी पड़ती है। तो दूसरी तरफ भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास आदि प्रदेशों में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहां लोग शीत ऋतु में भी बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। ओके। और आगे इसमें लिखना मेरे देश में एक और चेरापूंजी संसार भर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दूसरी तरफ राजस्थान का बहुत सा भाग सूखा रहने के कारण मरुस्थल बना हुआ है, इसीलिए भारत को विविध मौसमों का पुंज कहा जाता है। लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। शुरू में ये लिखना है कि भारत प्राकृतिक दृष्टि से, और लास्ट में लिख लेना आप भारत, इसीलिए भारत विविध मौसमों का पुंज कहा जाता है। आई बात समझ में इतनी? आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य खंड का पार्ट है और काव्य खंड के आंसर आप डायरेक्ट इसको पूरा पढ़ के आंसर नहीं दे सकते। उसके लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो चलो वन बाय वन सबका मैं मतलब पढ़ता हूँ और मतलब बताता हूँ। जैसे आज की दुनिया विचित्र नवीन, इसका मतलब हो जाएगा कि आज की दुनिया बहुत अजीब और नई तरह की हो गई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इसका मतलब हो जाएगा कि मनुष्य ने हर जगह प्रकृति पर विजय पा ली है और वह उस पर शासन करने लगा है। नंबर 3 है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, इसका मतलब पानी, बिजली और भाप जैसी शक्तियां अब मनुष्य के नियंत्रण में है। नेक्स्ट, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हवा और तापमान भी मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। अब तो है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, मतलब अब मनुष्य के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं बची है। इतना आगे समझ में? आगे समझते हैं। लांग सकता सर सरित गिरी सिंधु एक समान, मतलब मनुष्य नदियां, पहाड़ों और समुद्रों को भी पार कर सकता है। नेक्स्ट वाला क्या है? प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मतलब प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मनुष्य के लिए काम करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, यही नहीं जो हुक्म महावरुणेश का मतलब है कि भगवान वरुण जो वायु देवता हैं, वायु वरुण का मतलब हो जाएगा समुद्र देवता, जो समुद्र देवता हैं वो भी अब मानवों की बात मानने लगे हैं, उनके आदेश को मानते हैं। आगे क्या है? और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, मतलब आकाश से आकाश से रेडियो तरंग द्वारा मनुष्य अपने संदेश को दूर दूर तक पहुंचाता है। जैसे होता है ना कि हम मोबाइल फोन से कहीं भी बात कर लेते हैं रेडियो तरंग से, तो मनुष्य अब रेडियो तरंग से दूर दूर कहीं भी बात कर लेता है बहुत आसानी से। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, मतलब है इसका कि आधुनिक मनुष्य की बुद्धि बहुत शक्तिशाली हो गई है और बहुत तीव्र हो गई है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण विकराल। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी दूरियां और कठिनाइयां क्षण होते ही
दूर हो जा रही है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी हमने क्या कर लिए हैं, खोज लिए हैं, और मनुष्य आसानी से उसे क्या कर पा रहा है, दूर कर पा रहा है। आगे है, यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, यह मनुष्य का असीम और अद्भुत विकास है, मतलब प्रगति है। चरण तल भूगोल, मुट्ठी में निखिल आकाश, पृथ्वी उसके पैरों में है, पृथ्वी उसके पैरों के नीचे है और आकाश उसकी मुट्ठी में है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, मतलब कि लेकिन सब कुछ होने के बाद पृथ्वी उसके जमीन के नीचे है, आकाश उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसके दिमाग का विकास अच्छे से नहीं हुआ है। कवि ऐसा क्यों बोल रहा है? तो शीश पर आदेश कर अवधार्य, इसका मतलब है कि बुद्धि ने सिर पर शासन जमा लिया है, उसके बुद्धि ने उसके शीश पर क्या है, शासन जमा लिया है। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, मतलब दिल, दिल की बात कर रहा है, मतलब संवेदना, भावना, ऐसी चीजें मनुष्य ने क्या है, अपने पीछे छोड़ दी है। किसी में संवेदना नहीं रही है, भावना नहीं रही है। आगे बोल रहा है, मोम सी कोई मुलायम चीज, मनुष्य के भीतर कोई भी कोमल और मुलायम चीज, करुणा भावना जैसी कोई भी चीज नहीं रह गई है अब तो। ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, मतलब वह भावना जो मनुष्य पाकर मन में करुणा प्रेम आती है, अब तो वो उसमें बची ही नहीं है बिल्कुल। आई बात समझ में? काव्य खंड पूरा समझ में आ गया। तो अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है नहीं बाकी कहीं व्यवधान के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। अभी मैंने समझाया, इनमें से बताओ क्या होगा। अब मनुष्य के सामने बहुत रुकावट है, बिल्कुल ये तो नहीं। अब मनुष्य के सामने कोई रुकावट नहीं है, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। कि अब इसका मतलब है नहीं बाकी कोई कहीं व्यवधान, मतलब मनुष्य के सामने अब कोई भी रुकावट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड में देखो बेटा क्या बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष का है। कथन क्या बोल रहा है, आज की दुनिया में मानव ने प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। क्या ये सही या गलत है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, अभी अभी आपने मुझे समझाया है ना। कारण क्या है इसका, कारण देखते हैं। मानव का विकसित मस्तिष्क और प्रगति ने उसे प्रकृति के हर तत्व पर नियंत्रण प्रदान कर दिया है। सही या गलत है बताओ ये? तो ये बात भी कवि ने बिल्कुल सही कही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओके, पहला ऑप्शन क्या है, कथन और कारण दोनों गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। कथन और कारण दोनों नहीं, ये क्यों नहीं है? देखो कथन गलत है किंतु कारण सही है, ये नहीं हो सकता ना। नंबर कथन सही है और कारण भी सही है, और कथन का कारण अच्छे से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा अपना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। मानव की प्रगति ने प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित किया है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है ना। आगे, अब ये ऑप्शन सही है तो बाकी चेक करने की तो जरूरत हमें है ही नहीं। अच्छा विकल्प वाला है तो देखना पड़ेगा, इसे पढ़ना तो पड़ेगा। आधुनिक मानव का विकसित मस्तिष्क ही उसकी प्रगति का कारण है, बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क की वजह से मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्राकृतिक संसाधनों को सिमटाया और वश में किया, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही हो गए। मानव का विकास केवल मस्तिष्क तक सीमित है, हृदय पीछे रह गया है। अब आपको लग रहा हो कि ये भी सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, कवि ने हृदय की बात नहीं की है, करुणा और भाव की बात की है, तो ये वाला बिल्कुल सही नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है इसमें, सही है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में?
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है? मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत विकास कवि को खुशी नहीं दे रहे हैं, क्यों? कि मानव ने जितने भी विकास की खुशी की है उसको कवि को खुशी क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? सुनो मैं बोलता हूं। मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत विकास कवि को खुशी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जीवन मूल्यों में गिरावट आ गई है। क्योंकि क्योंकि क्या लिखोगे? जीवन 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 मूल्यों में क्या हुआ है? गिरावट आ गई है। गिरावट आ गई है। जीवन मूल्यों में गिरावट आ गई है। पूरा आंसर कैसे लिखोगे एक बार सुन लो। मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत विकास कवि को खुशी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन मूल्यों में गिरावट आ गई है। ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि सिर्फ इतना लिख लूं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा, है ना? तो पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? कवि को आज की दुनिया विचित्र और नवीन क्यों लग रही है? तो आप बोलोगे कवि को आज की दुनिया विचित्र और नवीन लग रही है, क्योंकि आज मानव ने सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। क्यों लग रही है? क्योंकि आज मानव ने सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इसका खंड जो कि है व्यावहारिक व्याकरण मैं बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाऊं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर 100 लाइक आ जाते हैं वीडियो पे, 100 लाइक अगर आ जाते हैं, तो मैं इसके व्यावहारिक व्याकरण को भी डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में, जिससे आपको दोबारा कभी ये सारी चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे संयुक्त वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य ये हो गया, या फिर वाच्य परिवर्तन कीजिए, या फिर यहाँ पद परिचय हो गया, ये सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा। खंड ख भी, खंड ग भी और घ भी सारा कराऊंगा। अगर वीडियो तो करना क्या है उसके लिए? पहले तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कितने लाइक आने चाहिए? 100 लाइक अगर वीडियो पे आ जाए तो इसके पार्ट बी भी मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।